पिछले वीडियो में हम लोगों ने फेट ऑफ पायरुवेट के बारे में जाना था तथा यह समझा था पायरुविक एसिड का फेट या तो इथाइल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड को बनाना है या एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटाइल को एंजाइम ए का बनाना। उसी संदर्भ में आज का यह लेक्चर है जिसमें कि हम लोग एरोबिक रिस्पायरेशन को प्रमुखता से जानेंगे तथा फेट ऑफ पायरुवेट को जानेंगे। तो स्क्रीन पर दिख रहा है लिंक रिएक्शन। यह लिंक रिएक्शन वास्तव में लिंक करता है ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को। लिंक रिएक्शन में क्या होता है एज ए रिवीजन पुनः देख लें क्योंकि न्यू दर्शकों के लिए यह आवश्यक है। दिख रहा है कि पायरुवेट जो 3 कार्बन का कंपाउंड है वह पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के बाद 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप में आता है और पुनः एसिटाइल ग्रुप को एंजाइम ए के साथ मिलकर 2 कार्बन का कंपाउंड एसिटाइल को ए बनाता है। स्लाइड पर दिख रहा है सारी बातें 5 पॉइंट में बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। अब इसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम ए का फेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, कैसे ये ऑक्सीडाइज होता है, इस बात को सर्वप्रथम क्रेव नामक वैज्ञानिक ने समझा। इसलिए उन्होंने एक साइक्लिक प्रोसेस को डिपिक्ट किया जिसे हम क्रेब साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या साइट्रिक एसिड साइकिल के नाम से जानते हैं। परंतु यहां हमने टॉपिक ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या टीसीए साइकिल लिया है जिसका मतलब क्रेब साइकिल तथा साइट्रिक एसिड साइकिल भी होता है। अब टीसीए साइकिल के अंतर्गत कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं इसको आप लोगों के लिए मैंने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से दर्शाया है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि 5 प्रकार की प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है साइट्रेट फॉर्मेशन, मतलब कि सबसे पहले साइट्रेट का बनना। दूसरा है डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर का निकलना। इसके साथ ही एक प्रोसेस होती है हाइड्रेशन, वाटर का जुड़ना। तीसरा प्रोसेस है डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का निकलना। चौथी प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन, जिसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। और पांचवी प्रोसेस है फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट का एडिशन। तो एडीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पर जब फॉस्फेट का एडिशन होता है तो वह एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाता है जो कि कोशिका के अंदर एनर्जी करेंसी के रूप में यूज होता है। आप अगले स्लाइड को विस्तार में देखें। अब आप स्लाइड पर देख रहे होंगे क्रेब साइकिल को, जिसको काफी सिंप्लीफाइड व्यू पर हमने दर्शाया है। वहां आपको यह दिख रहा है कि एसिटाइल को एंजाइम ए सर्वप्रथम ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर साइट्रिक एसिड का निर्माण करता है। इसे ही हम लोग साइट्रेट फॉर्मेशन कहते हैं। अब यह साइट्रिक एसिड पुनः 6 कार्बन कंपाउंड यानी आइसोसाइट्रिक एसिड में बदल जाता है। पुनः तीसरे स्टेप में 6 कार्बन कंपाउंड
5 कार्बन कंपाउंड यानी अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बदलता है। पुनः आगे ये 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड के द्वारा अंततः ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदल जाता है। इस साइकिल को दिखाने का मेरा यहाँ एक ही मकसद है कि आप देखें कि पूरे साइकिल में केवल 3 तरह के ही एसिड पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि क्रेब साइकिल विस्तृत तौर से दिखाया गया है। बातें वही है जो पिछले स्लाइड में आपने देखा था, और वहां पर आपने केवल यह बात देखी थी कि किस प्रकार कार्बन की संख्या बदल रही है, यानी कैसे कैसे डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। क्योंकि आपको यहां ध्यान रखना है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें 2 ही कार्बन है, और यह ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिसमें 4 कार्बन है, उसके साथ कंडेंस करके यह पहला कंपाउंड 6 कार्बन का बनाता है, और पुनः यह 4 कार्बन के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार इस साइकिल के द्वारा 2 बार 2 कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना होगा, जिसे हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस कहते हैं, जो ऑलरेडी आप पहले हमसे समझ चुके हैं। साइट्रिक एसिड जब सिस एकोटिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है स्टेप नंबर 2 में, तो देखिए वहां से वाटर रिलीज हो रहा है, जिसे आप डिहाइड्रेशन कहते हैं। लेकिन वहीं तीसरे स्टेप में जब सिस एकोटिनिक एसिड आइसोसाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, तो वाटर पुनः ऐड हो रहा है, जिसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। चौथे नंबर स्टेप में आप देखें कि आइसोसाइट्रेट जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि 5 कार्बन का कंपाउंड है, तो यहां निश्चित तौर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज होना होगा, तथा डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा NAD प्लस NADH प्लस H में कन्वर्ट कर जाता है। पुनः 5वें स्टेप की ओर ध्यान दें। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अब सक्सिनाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट करता है, जो कि अपने आप में 4 कार्बन का कंपाउंड है, तो निश्चित तौर से यहां भी एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तथा डिहाइड्रोजिनेशन के प्रक्रिया के द्वारा NAD प्लस NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6वां नंबर स्टेप में सक्सिनाइल को एंजाइम ए अब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है, इसलिए वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा। लेकिन यहां एक अनोखा अलग प्रक्रिया हो रही है, जिसमें फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ध्यान से देखेंगे, GDP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो रहा है, जिसके द्वारा वो GTP में बदल जाता है। यहां ध्यान देने की बात है कि यह GTP ATP के इक्विवेलेंट है, और इस प्रकार की प्रक्रिया को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, जो कई बार आपके नीट इत्यादि परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 7वां स्टेप में सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में बदलता है। यहां फ्यूमेरिक एसिड भी 4 कार्बन का कंपाउंड है, लेकिन यहां फिर डिहाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया होती है, और यहां हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला NAD प्लस नहीं FAD है, और यह FAD कन्वर्ट कर जाता है FADH2 में। अब पुनः फ्यूमेरिक एसिड 8 नंबर रिएक्शन में क्या करता है, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी हाइड्रेशन हो रहा है, जिसके द्वारा मैलिक एसिड का निर्माण हो रहा है। मैलिक एसिड पुनः 9 नंबर रिएक्शन में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में बदलता है। दोनों कंपाउंड 4 कार्बन के हैं, इसलिए यहां डीकार्बोक्सिलेशन का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो पुनः NAD प्लस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH प्लस H में कन्वर्ट होता है। यह पूरी रिएक्शन है, पूरी साइकिल है, जो 9 स्टेप में बांटा हुआ है।
आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है इसमें। लेकिन यहां कुछ बातों पर पुनः ध्यान देना है कि इस पूरे साइकिल में आप अगर ध्यान दें तो आप देखते हैं कि 4 नंबर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल NaDH प्लस H, 5 नंबर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल NaDH प्लस H, 8-9 नंबर रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल NaDH प्लस H प्लस निकल रहा है। इस प्रकार पूरे रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल एसिटाइल को एंजाइम ए से 3 मॉलिक्यूल NaDH प्लस H प्लस का निर्माण हो रहा है तथा एक मॉलिक्यूल FADH2 का निर्माण हो रहा है। और अंत में यह भी ध्यान दे ले कि एक मॉलिक्यूल GTP का निर्माण हो रहा है। अब यह जो GTP के अलावे दो प्रकार के कंपाउंड बन रहे हैं, NaDH प्लस H और FADH2। इसका हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन देखेंगे, जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पर देखेंगे और इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके लिए हम लोग अगले स्लाइड पे चलें। अब आप स्लाइड पर सेलुलर रेस्पिरेशन का ओवरव्यू एज ए प्रोसेस के रूप में देख रहे हैं। जितनी बातें अभी तक आपको मैंने समझाई हैं, उन सारी बातों को मैं एक बार पुनः समझा देना चाहता हूं कि मुझे आगे बढ़ने में और आपको आगे समझने में कोई असुविधा नहीं हो, क्योंकि अगला टॉपिक अपना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कीमोऑस्मोसिस, जिसे पीटर माइकल ने बताया। हाँ, तो आप स्लाइड पर देख रहे हैं कि ग्लूकोज किस प्रकार पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है। जो बात नीचे रिफ्लेक्ट हो रही है कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, यह साइटोप्लाज्म में हो रहा है। पुनः साइटोप्लाज्म में पायरुवेट कन्वर्ट कर रहा है एसिटाइल को एंजाइम ए में, लेकिन एसिटाइल को एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रविष्ट कर जा रहा है, जिसे हम लोग पायरुवेट प्रोसेसिंग या लिंक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब तीसरे स्टेप में आप देख रहे हैं कि एसिटाइल को एंजाइम ए साइट्रिक एसिड साइकिल के द्वारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और इस ऑक्सीडाइज होने के दरमियान वह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहा है तथा साथ में NaDH और FADH2 का निर्माण कर रहा है, जिसे आपको हमने पहले बताया था, और ATP का निर्माण कर रहा है, जिसे हम GTP या ATP के नाम से जानते हैं। और यही स्टेप साइट्रिक एसिड साइकिल का है। इतनी बातें आप बिल्कुल समझ चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि आप अब अगली कड़ी को समझने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ATP का निर्माण करने के लिए आवश्यक है, वास्तव में ATP का निर्माण ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा यहां होता है, लेकिन सबस्ट्रेट जो NaDH ग्लाइकोलिसिस से निकला है, वह NaDH जो लिंक रिएक्शन से निकला है, और वह NaDH जो क्रेब साइकिल से निकला है, तीनों का पुनः ऑक्सीडेशन होगा तथा साथ में FADH2 का भी होगा। यहां ध्यान देने की बात है, बहुत ही मुख्य बात है कि इनके ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसलिए ही इस प्रक्रिया को हम लोग ओवरऑल एयरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि अभी तक आपने 3 चरणों में ऑक्सीडेशन देखा है, कहीं भी ऑक्सीजन का रोल नहीं देखा है। तो आप अगले स्लाइड पर ऑक्सीजन का रोल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देखेंगे। हमने केवल आपको रिफ्रेश करने के लिए, अपने पुराने सारे लेक्चर को समराइज करने के लिए यहां इस स्लाइड को डाला है। मेरा विश्वास है कि आपको यह बातें पूर्ण रूप से समझ में आई होगी। बाकी आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।